बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर कल रात से लेके अब तक जो मोड़ आया, उसके बाद परेशानियाँ बहुत से लोगों की बढ़ चुकी हैं, उसके बाद हिकमत अमली भी तब्दील हो चुकी है, उसके बाद मंजरनामा भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ से अब जुमलों के अंदर गर्मी आ रही है और एक तरफ से नरमी देखने को आ रही है। एक तरफ से बयानात सियासी तौर पे अब तब्दील हो रहे हैं, वो तमाम तर मंजरनामा मुआशी तौर पे जा रहा है। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। बात ये हो रही है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रवाबित बहाल किए जाएंगे। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान का मुआशी पहिया चलेगा। बात ये हो रही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल जो बयानात हैं वो ये हैं कि आप IMF के सामने जाके सवालात के जवाबात देते रहे, आप IMF को अपना मंसूबा बयान करते रहे, लेकिन आपने वहां पे IMF के सवालात के जवाबात दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ IMF ने सवालात के जवाबात दिए। ये दो मुख्तलिफ मंजरनामे। अगर यही मंजरनामा है तो इससे पाकिस्तानी सियासत की समत का अंदाजा क्या होता है? अगर यही मंजरनामा है तो 3 जगह पे जो मुलाकातें हुई हैं, तो उसके अलावा जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? वो जो अपना बयानिया बनाना चाह रहे हैं उसका देखना क्या है? पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर्स और फाइलर्स की जो तादाद है उसको बढ़ाने पे बातचीत नहीं हो रही, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने पे बातचीत हो रही है। क्या यही मुआशी मंजरनामा पाकिस्तान की बेहतरी का सामान हो सकता है या दीगर उमूर पे हमें बहस करने की ज़रूरत है? इसी मुआशी और सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कल से लेके अब तक जो बातें हुई, जो अंदरूनी कहानी मंजर आम पे आई, उससे समत का तयन कौन कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, 2 चीज़ें आपने सवाल भी किया और आपने जवाब भी दे दिया होती। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। कल के सारे सिनेरियो के बाद अब वो 13 जमातें, वो तमाम लोग जो IMF के तरले मिन्नतें, IMF से की सिफारिशें सब कुछ करवाते रहे, अब तो वो ये बताने से भी गुरेज़ा है कि जनाब तरले मिन्नतें हमने की, IMF को हमने मनाया, लेकिन वो जवाब तलबी या जवाब देने के लिए पेश हो गए जाके चेयरमैन PTI के पास। अब असल मामला क्या हुआ है? इस सारे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी इत्तेहाद PDM जो है, उसके अंदर बड़ा फड्डा पड़ गया है। PDM के कई रहनुमाओं ने जवाब तलबी कर ली है कि जनाब हमें तो बताएं कि अगर अब भी इन हालात में भी हमारे सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के पास IMF ने जाना है तो फिर आप चने बेचते रहें, आप इतना अरसा क्या करते रहे हैं? मौलाना साहब बड़े सख्त नाला हैं, ANP नाला है, MKM नाला है, वहाँ पे बुख्ती साहब नाला हैं, उसके बाद मैगनर साहब नाराज बैठे हैं, एक नहीं कई बैठे हैं, इवन चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो बड़े परेशान बैठे हैं। उसके बाद आपकी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसमें चुने हुए, मैं कह रहा हूँ नामवर सियासतदान बैठे हैं, वो सारे परेशान बैठे हैं, बाप पार्टी समेत। क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान की कदीम तरीन सियासी जमातों से मशवरा नहीं किया गया, वफद उनसे नहीं मिला। अब मैं आपको अगली खबर दे दूं, अब वफद से तरले मिन्नतें की जा रही हैं, सिफारिशें डाली जा रही हैं नुमाइंदे को कि आप खुदारा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मिले, ताकि ये एक असर ज़ायल हो कि आप सिर्फ उनसे मिले हैं और हम हुकूमत के अंदर 2 जमातों से मिले हैं। अब ये कोशिश की जा रही है किसी तरह मौलाना साहब से भी उनकी मुलाकात करवा दे, किस तरह MKM से भी उनकी मुलाकात करवा दे, किसी तरह बाप पार्टी से उनकी मुलाकात करा दे, किसी तरह जमात इस्लामी से मुलाकात करा दे, किसी तरह ANP से मुलाकात करवा दे, किसी तरह अहमद शाह नूरानी साहब के साथ ज़ादे से मुलाकात करा दे। 6 महीने मुलाकात नहीं करवानी लगता इस तरह। अगर ये नहीं होता यासर साहब तो गेम तो ख़त्म है। फिर इन लोगों की सियासत ख़त्म है। इन लोगों पर बड़ा बुरा वक्त आ गया। ये जो सिनेरियो है ना, ये किसी एक को ख़त्म करते करते खुद ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने जो डिज़ाइन किया पैकेज को, वो $1 अरब PDM की हुकूमत के लिए, $1 अरब निगरान हुकूमत के लिए और $1 अरब अगली हुकूमत के लिए।
अब अगर वो सियासी मंजरनामा देखें जिसकी हलचल कुछ दिनों में सुनाई दे रही है कि ये हुकूमत तूल पकड़ सकती है, निगरान हुकूमत तूल पकड़ सकती है, फिर तो ये पैकेज कहीं भी मुनक़ता हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं, ये हुकूमत तूल नहीं पकड़ रही, ये हुकूमत तूल नहीं पकड़। तो अगर निगरान भी पकड़ेगी तो तब भी ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगले आने वाले दिन इतने अच्छे दिन नहीं हैं। आने वाले दिन बहुत से सियासी लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक दिन है। आज आप देखिए ना कि इजाज़ुल हक साहब, बेशक वो उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद दोबारा रुख चेंज किया, उन्होंने कहा जी नहीं मेरी जनरल ज़ियाउल हक शहीद मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक है, और चले गए। आज उन पर एक FIR दर्ज हो गई। आज उनके साथी जो उनकी टीम के लोग थे उन पर भी FIR दर्ज हो गई। तो मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में कहा था बहुत सी सियासी गर्दनें कटनी हैं यासर साहब। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ बहुत सी सियासी गर्दनें कटनी हैं। तो कोई एक सियासी जमात, कोई एक सियासी जमात अगर आप ये सोचें कि सिर्फ उस पर तलवार चलनी, ऐसा नहीं होगा। तो राना साहब वो केसेस का क्या बनेगा? 40 मजीद केसेस हैं जिसकी ज़िमनियों में नाम दर्ज हो चुका है। 100 केसेस 214। मैं कह रहा हूँ 100 और कर लें, क्या होगा? गिरफ्तारी होगी ना, इससे आगे क्या है? नहली होगी, इससे आगे क्या है? बस इसके लिए वो तैयार बैठे हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है। अब तो बात यह है क्या उन्हीं पर बात ख़त्म होनी है या और भी सियासी जमातें इस नरक़े में आएंगी? मेरी इतला यह है कि और भी सियासी जमातों के बहुत से रहनुमा जो है वो बहुत से मामलात में बड़े सख्त शिकंजे में आने वाले हैं। यासर, आप इजाज़ुल हक साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर के बेटे हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो गया है, और दर्ज भी उस वक्त हुआ है जिस वक्त वो अपनी तरफ से तौबा ताइब और बयान दे चुके थे। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब तौबा ताइब वाले तो और भी शिकंजे में आ रहे हैं सर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सब्र तो कर लें, थोड़ा सा सब्र तो करें। बड़ी गेम चलने वाली है। बहुत से लोग बहुत से शिकंजों में आने वाले हैं, चाहे वो इक़्तिदार के अंदर है चाहे वो इक़्तिदार के बाहर है। अच्छा राना साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि अगले हफ्ते हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, पार्टी रजिस्टर्ड करवाने के हवाले से एकमत अमली तरतीब दे चुकी। आप क्या समझते हैं कि इनकी जो मीटिंग्स हुई, एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग हुई, उस ग्रैंड मीटिंग में जितने चेहरे नजर आए, क्या तमाम के तमाम पार्टी में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे? माजी करीब में अलहदा नहीं रहेंगे। आपको उनमें से बड़े चेहरे जो एक्टिव हो सकते थे, क्या वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं? उनमें से बड़े चेहरे जिनका एक अहम तरीन रोल होता था सियासत में, क्या आपको वो चेहरे नज़र आ रहे हैं? उनमें से बहुत से चेहरे ऐसे जिनको वाकई सियासी तौर पर कह सकते थे कि यह सियासत में एक बड़ा नाम है, क्या वो आपको नज़र आ रहे हैं? उनमें से तो अक्सर लोग जो हैं वो ताज़ियत करने भी नहीं आए हैं ताज़ियत करने। आज मैंने उनकी तस्वीरें देख ली हैं। नहीं, उनमें से अक्सर की बात कर रहा हूँ। सारे के सारे तो नहीं ना आए ताज़ियत। नहीं, सारे के सारे नहीं आए। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ज़रा इंतज़ार तो करें। एक ट्रेन जो नई ट्रेन आई थी ना, ये थी इक़्तिदार के रास्ते की नई ट्रेन। सब ने समझा कि इस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब पता चला कि नहीं जनाब, ये ट्रेन जो है वो गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। तो जो बेचारे बड़े कन्फर्म है वो तो बैठे रहेंगे, जो कन्फर्म नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन से उतरेंगे और उस ट्रेन को ढूंढेंगे जिस ट्रेन के ज़रिए उन्हें इलेक्शन जीतना होगा, जिस ट्रेन के ज़रिए उन्हें इक़्तिदार में जाना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। मुझे एक बात बता दें ज़रा, ये जितने लोग थे, जितने लोग हैं, आज के दिन तक तो क्या ओन चौधरी का इस्तीफा आ गया? नहीं है, वो तो उनका वर्किंग डे जो उमर लंगरियाल साहब का इस्तीफा आ गया। तो मुझे बताएं, जिस जमात के सदर के कहने पर, सेक्रेटरी इत्तलात के कहने पर इस्तीफे तक ना आए और ये फैसला हो, जिनका पहले ही फैसला फेल हो जाए, जिनके पहले फैसले को रिजेक्ट कर दिया जाए, तो किस तरह वो आगे करेंगे जी? जिन्हें मुझे ये समझा दें भाई। बात बड़ी सिंपल सी है। अब उन्हें गिना जाएगा इस जमात को हकूमती इत्तेहादी जमात। ये भी मुस्लिम लीग काफ की तरह हकूमती इत्तेहादी जमात है, इसलिए कि इस जमात के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और एक और अहदेदार दोनों हुकूमत के अंदर वजारत रखते हैं, दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं।
तो ये जब वोट मांगने जाएंगे और जब ये जाके कहेंगे कि जनाब महंगाई के खिलाफ हमें वोट दो, तो वो कहेंगे जनाब आप भी तो उसी हुकूमत का हिस्सा थे ना। जब ये कहेंगे लोड शेडिंग के खिलाफ वोट दो, तो कहेंगे आप भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे ना जिसमें लोड शेडिंग हुई। जब ये कहेंगे जनाब बेरोजगारी के खिलाफ वोट दो, फिर लोग कहेंगे आप भी तो उसी हुकूमत का हिस्सा थे ना। आप याद करें हमारे शो में क्या कहा था मोहतरमा फरदौसा शेखवान साहिबा ने कि जनाब वर्किंग डे आने दें, ये फैसला हो गया हुआ है, कहा था ना। जी जी। आज वर्किंग डे शुरू हुए कितने दिन हो गए? नहीं, आज वर्किंग डे खत्म हो रहा है, वो वर्किंग डे भी हफ्ता पूरा खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है जनाब कि दाल में कुछ तो काला है ना। इसका हम इसे ये कह सकते हैं, अभी जो हुकूमती हमारे साथ आएंगे मेहमान, उनसे पूछेंगे कि क्या आपने ये अपनी बी टीम बनाई है या ये आपके पार्टनर हैं? आपको दाल में काला दिखाई दे रहा है? जी मुझे दे रहा है दाल। कुछ लोगों को दाल ही काली दिखाई दे रही है। मुझे तो सारी देग काली दिखाई दे रही है। मुझे तो इस देग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारे का सारा मामला उल्ट जाएगा। या सर मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मुझे बताएं, एक जमात बनी, जमात के सदर बना दिया गया अब्दुल अलीम खान साहब को। अब्दुल अलीम खान साहब सदर हुए। अलीम खान साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब ये दोनों ओहदेदारान जो हैं ये हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें। उसके बाद फरदौसा शेखवान साहब का ट्वीट आता है। उस ट्वीट के बाद फिर प्रोग्राम में हम पूछते हैं तो वर्किंग डे की बात होती है। मुझे बताएं, आज वर्किंग डे वो सारा हफ्ता गुजर गया, इस्तीफ़ा तो नहीं आया। इसका मतलब है कि इस जमात के अंदर भी सबकी पसंद अपनी अपनी है। जो तरीन साहब के ग्रुप के हैं वो तरीन साहब के हुक्म पे चलेंगे, जो अलीम खान के ग्रुप के हैं वो अलीम खान के हुक्म से चलेंगे। आप ये समझते हैं कि इस जमात में जो लोग शामिल हुए थे वो तुक्के की बुनियाद पे शामिल हुए थे कि हम जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का सलूक होता है या कौन सा ओहदा मिलता है, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा? आपको पता है वो किस तरह शामिल हुए थे? जानबूझ के आप पूछते हैं ना, आप में हिम्मत है ये कहने की? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, मेरा सवाल ना पूछे, हिम्मत करें ना, जुर्रत करें, जिस तरह करते होते हैं, करें जुर्रत। किस तरह शामिल हुए थे? चलें, किसने शामिल करवाया? मैं उस मामले पे आ जाता हूं। ये वो उन्हीं लोगों ने शामिल करवाया जिन लोगों ने पीटीआई में शामिल करवाया। हाँ तो बस चले, तो फिर उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने फिर मुस्लिम लीग नून में भी शामिल करवाया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन लोगों ने पार्टी में भी शामिल, अगर उन लोगों ने करवाया तो पहले तो टिक के बैठे थे ना, अब तो टिक के भी बैठ के दिखाई नहीं दे रहे भाई। इसलिए दिखाई दे रहे। आप मेरी बात गौर से समझें। एक इलेक्शन होता है जनाब कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल ने वोट डालना है और टाउन नाज़िम बनना है। वो वोट होते हैं 15, 16, 20, 25, 30, 40, ठीक है। एक होता है एक हल्के में 3 लाख वोट, वोटर ने वोट देना है, वोटर ने चॉइस करनी है। अब आप मुझे बता दें कि कौन से हल्के में, चलें हम लाहौर से शुरू होते हैं, लाहौर से शुरू हो जाते हैं ना। मुराद राज साहब कौन से हल्के से इलेक्शन जीतेंगे? चलिए मुझे उनका वोट बैंक किस हल्के? उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वोट बैंक पीटीआई का है, याद है आपको? जी। मैंने तो नहीं ये बात की थी, उन्होंने खुद कही। इसी तरह बहुत से लोग हैं। हाँ, फरदौसा शेखवान के हल्के में उसका अपना जाती वोट है, लेकिन कोई शक नहीं, लेकिन वो विनिंग वोट नहीं है। ये सवाल है ना, वो विनिंग वोट नहीं है। वोट भी कम हो गया तो वो वोटों का करना क्या है? ज़िमनी इलेक्शन में जब इतनी महंगाई नहीं थी, जब इंतजामिया आपकी थी, जब सब कुछ आपका था, जब कोई एक चीज ऐसी नहीं थी जो आपकी नहीं थी, तो आप वो सीटें इलेक्शन में हारे जो सीटें हारना मुमकिन नहीं था। जिन देहात के अंदर आपके मुखालिफ एक भी कैंप नहीं लगता था, पोलिंग एजेंट नहीं मिलता था, उन जगहों से भी आप इलेक्शन हारे। तो फिर आप किस तरह ये तस्वर कर लेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे? बात यह है बड़ी सिंपल सी और क्लियर सी बात है कि यासर साहब इलेक्शन आने दें। आपको कई पैरों से कई लोग जो है ना वो गिरते हुए नजर आएंगे। ये ना, ये फल का, इक़्तिदार के फल का दरख्त है और इससे कोई नीचे गिर जाएगा, कोई दरख्त के साथ ही रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन इलेक्शन के रिजल्ट आपकी मेरी सोच से लैदा होंगे। अच्छा राणा साहब ये बताइए, ये दुबई मीटिंग से पहले तक, उससे एक दिन पहले तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पे बयानात आ रहे थे। जितने पीपी रहनुमा थे वो दावा कर रहे थे कि अगली हुकूमत हमारी है। लेकिन उस मीटिंग के बाद एक सकूत तारी हुआ है, ये सियासत के ऊपर बातचीत होना कम हुई है।
इसकी वजह क्या? दुबई मीटिंग के असल चीज़ें कुछ और थी। बहुत से तजज़ियाकारों ने बहुत सी बातें की हैं। मेरे पास जो इतला है, हो सकता है ये भी गलत हो, लेकिन मुझे जिस शख्स ने ये इतला दी है या जो मेरा सोर्स है वो बड़ा कन्फर्म सोर्स है। उसका ये कहना है कि दुबई मीटिंग पाकिस्तान की किसी अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ थी। दुबई मीटिंग इक़्तिदार के लिए नहीं थी, दुबई मीटिंग इत्तेहाद के लिए नहीं थी, बल्कि दुबई मीटिंग इसलिए थी कि जनाब अब हमने किस तरह बचना है। आप मेरा इशारा समझ गए हैं ना? अब हमने किस तरह बचना है, हमारे बचने का रास्ता क्या होगा, हमारा इक़्तिदार में आने का रास्ता क्या होगा, इक़्तिदार का दरवाज़ा हमारे लिए किस तरह खुलेगा, हम पर जो आने वाले दिनों में कदगन लगने वाली है, पाबंदी लगने वाली है, उसका क्या हल होगा, हम जो शिकंजे में आने वाले हैं वो किस तरह बचेंगे। वहाँ पर तो बातें किसी और के ख़िलाफ़ हुई हैं और वो बातें किसी जगह पहुँच भी चुकी हैं। अगर मेरे तक पहुँच गई हैं तो वो किसी जगह वो चीज़ें पहुँच भी चुकी हैं यासर। तो दुबई मीटिंग जो है ना, दुबई मीटिंग, मेरे पास तो इतला ये है कि बड़े साहब तो दुबई से सीधा पाकिस्तान आना चाहते थे। वो तो आए दुबई पाकिस्तान आने के लिए थे। तो और दुबई से बताया जा रहा था कि पहले दुबई जाएंगे, फिर सऊदी अरब जाएंगे, फिर सोचेंगे। अब किधर गए हैं तो मालूम नहीं। बस आप ज़हन में रखिए ना, जवाब मिल गया कहीं से। अब तल्ले मिनते अब हैं किधर वैसे? मैं कह रहा जवाब मिल गया। अब मनाने के लिए लोगों के पास है। अब मनाने के लिए उन सब लोगों के पास जा रहे हैं जहां से मनाने की कोशिश करके मनाया जा सकता है। ये हो रहा है भाई। इक़्तिदार और अपोजिशन ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। इलेक्शन में आप 3,000 4,000 वोटों का फ़र्क कर सकते हैं, जहां 20,000 25,000 का फ़र्क होगा, कैसे जीतेंगे? अच्छा, कुछ कयास आराइयाँ ये भी हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ता फिर से हमवार किया जाए। जी, मियाँ साहब उन गुड बुक में है जी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब गुड बुक में है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए पीपल्स पार्टी का भी नरम गोशा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए जिनका नरम गोशा होना चाहिए वहाँ से भी नरम गोशा है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए और भी कई जगह से नरम गोशा है। जबकि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के लिए और मरियम साहिबा के लिए तकरीबन जगह से नरम गोशा ख़त्म हो चुका है। सख्त उनके लिए पैगाम है, उनको पसंद नहीं किया जा रहा, शहबाज शरीफ को पसंद किया जा रहा है। यही तो एक फड्डा चल गया ना कि भाई घर को आग लग गई घर के चिराग से, कि उन्होंने कहा जनाब ये क्या हो गया कि हमारे अपने ही हमें ले डूबे। बल्कि किसी जगह बात हुई कि मुझे तो लगता है कि मेरे अपने ही मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। बल्कि ये भी कहा गया कि जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे आया था तो लाहौर एयरपोर्ट तक इनका ना पहुंचना भी उसी वक्त मुझे समझ लेना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हो रहा। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने बेइंतहा मेहनत की है इनके लिए, अवाम के लिए की है या नहीं की, इनके लिए बहुत मेहनत की है। आप देखें ना, केसेस पे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, हर चीज़ हो रही है पेश। आप किसी केस में हों या ना हो, उसके बावजूद आप बरी हो जाएं, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो यह सर दुबई मिशन नाकाम हुआ है, बल्कि दुबई मिशन में बहुत से लोग जो हैं वो बेनकाब हो गए और दुबई मिशन के बाद कई जगह से नाराज़गी के पैगामात कई लोगों को पहुंच चुके हैं। अब वो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए तगड़ी सिफारिशें ढूंढ रहे हैं। वो तगड़ी सिफारिशें अगर मियाँ साहब ढूंढ रहे हैं तो जरदारी साहब की इस वक्त दौड़ क्या चल रही है? दोनों ढूंढ रहे हैं जी, दोनों तरफ से चल रही है, ये दोनों इतराफ़ से हो रही है। लेकिन ज़्यादा मेरे पास जो इतला है, ज़्यादा तो बड़े साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, तो इसलिए जिसने ज़्यादा गुफ्तगू की है, जरदारी साहब पर पाबंदी कोई नहीं है ना। जरदारी साहब अपने केस भुगत के, जरदारी साहब जेल भी चले गए, जरदारी साहब पाकिस्तान में है। अब जो मुझे एक सिंपल सी बात सवाल है, इसका जवाब दे दें, कोई जवाब दे दे तो आपको सारा मसला हल हो जाएगा। इक़्तिदार के वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, वज़ीर दाखिला है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर ख़ारजा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब है। अब 4 लोग तो वो हैं और वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ साहब हैं। 5 लोग वो हैं जो पाँचों के पाँचों मियाँ साहब की सबसे करीब तरीन है। अगर उनके वक्त में भी मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आए,
1 साल से ज़्यादा अरसर गुजर गया, मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आए। 13 तारीखें दे दी हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो फिर आप ये तो समझ लेना, कोई तो इनसे नाराज़ है, कोई तो चाहता है ये पाकिस्तान ना आए, कोई तो इनको NOC जारी नहीं कर रहा, कोई तो इस पर बोल रहा है कि जनाब इसे रहने दें। कोई तो है ना यासर, तो जो है उसका जवाब तो उसी ने देना है ना। तो वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, मेरे पास तो जो इतलात है उसके मुताबिक देखे ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि जनाब अगर अब भी मियाँ साहब नहीं आ रहे, क्या मियाँ साहब को रोका किसी ने? ना, मियाँ साहब बीमार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं। मियाँ साहब ने उम्रा भी कर लिया, मुशक्क़त होती है उम्रे में पूरी। मियाँ साहब दुबई भी आ गए, मियाँ साहब जनेवा भी चले गए, मियाँ साहब ने सारा कुछ कर लिया। तो अब मियाँ साहब 2-2.5 घंटे की मुसाफत पे रहते हुए पाकिस्तान नहीं अगर आए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये सवाल भी है और ये जवाब भी है। वह सैफ का शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, ये जो बातें हो रही हैं इसके मुहर्रिकात क्या हैं सभी लोग जानते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा, उस मुआशी मंजरनामे को अगर सियासी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम के साथ रिलेट करें तो जो वजूहात सामने आई और जो हमें भुगतना पड़ा वो सभी को मालूम है। ख़त गुर्बत से नीचे लोग कैसे गए, कैसे पार्टीज टूटी, कैसे लोग इधर से उधर मुंतकिल हुए, किस तरीके से मुकद्दमात बनाए गए और उन मुकद्दमात में लोगों को नाअहल भी करवाया गया। यही पाकिस्तान की इस वक्त की तारीख है। और क्या यही तारीख आगे बढ़ेगी? क्या इसी तरीके से सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? ये सियासत में कोई ऐसा दाव पेच नया मुतारिफ करवाया जाएगा जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये रजिस्टर्ड करवाया जा सके कि ये सियासत है, जदीद दौर की सियासत है, पुराने दौर से अलग है। इसी मुआशी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना GB जावेद मनवा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। जावेद साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के अंदर IMF के साथ हमारी डील हो रही है, हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। किसी को ये नहीं पता हुकूमत आज है कल होगी या नहीं होगी, किसी को ये नहीं पता कि आज वजीर आजम ये हैं कितनी अक्सरियत हासिल करेंगे। तो पाकिस्तान में ये जो एक नया सियासी स्ट्रक्चर और नया सियासी मंजरनामा बन रहा है, इसका सेटबैक क्या भुगतना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, यकीनन आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो सियासी मंजरनामा डेवलप हो रहा है, जो इकोनॉमिक क्रंच है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह तमाम को हम करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को यकीनन एक कंसेंसस बिल्ड करना होगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, अपनी प्रायोरिटीज का तयन करना होगा। जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको अपनी बेहतर मॉडलिटीज के साथ सामने लेके आना होगा। इस पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ इस वक्त जो टर्मोइल है पॉलिटिकल, इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके लिए यकीनन तमाम लीडरशिप को अपने तमाम जो डिफरेंसेस हैं उनको अपनी डिफरेंसेस को कंसिडरेशंस में लेके आना होगा। अदरवाइज जुबैर साहब, आपने GP में एक अलहदा ग्रुप बना लिया है। GP का इलेक्शन भी बिल्कुल करीब तरीन है, तो इलेक्शन कौन जीत रहा है? आपने क्यों ग्रुप बना लिया? आप वज़ीर ख़जाना थे, इतना अर्सा वज़ीर ख़जाना रहे, क्या PDM की तरफ से कोई बड़ी ऑफ़र आ गई है और आपको यकीन है इस बड़ी ऑफ़र के बाद आप लोग इलेक्शन जीत जाएंगे? देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मंजरनामा, इसके ऊपर अगर आपने बात की कि एक केस में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनकी जाली डिग्री केस के अंदर उनकी नाअहली कोर्ट से हुई, उसके बाद पॉलिटिकल मंजरनामा GB में चेंज हुआ। जहां तक बात है हमारे हमख्याल ग्रुप की, तो हमारे डिफरेंसेस, हमारी पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफात, हमारे पार्टी मसाइल के ऊपर इख्तलाफात और डेवलपमेंट के इशूज के ऊपर कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात पिछले सवा साल से चल रहे हैं। और एक हमारा हमख्याल ग्रुप जो है 5-6 अरकान पे मुश्तमिल था, ये पिछले सवा साल से हम इसको लेके चल रहे थे। और इन डिफरेंसेस के साथ जैसे फेडरल के अंदर हमारी गवर्नमेंट गई उस वक्त की,
उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ। गिलगित बल्तिस्तान का बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक वफाक की हुकूमत के साथ है। हमारी डिफरेंसेस की बुनियादी वजह ये कि चीफ मिनिस्टर साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब फेडरल के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक फेडरल में जो भी गवर्नमेंट होती है, अगर यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट भी है, चूंकि ये सूबा जो है वो फेडरल की ग्रांट के ऊपर चलने वाला सूबा है, तो हमारे बुनियादी डिफरेंसेस वहां से शुरू हुए हैं। अब चूंकि हम ख्याल ग्रुप जो है वो ग्रो कर गया है और कायदेवान के इंतखाब के अंदर इंशाल्लाह ये हम ख्याल ग्रुप कलीदी किरदार अदा करेगा और कभी इम्कान है कि हम ख्याल ग्रुप हैं, हम में से चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट करवाएंगे। जावेद साहब, मैंने एक मजमूई तौर पे सवाल किया था, वो राना साहब ने डायरेक्ट पिंच कर दिया है। मेरा मामला यही है कि एक पार्टी मजबूत किस तरीके से हो सकती है। आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखिए, वहां पर भी पार्टी से लोग अलहदा हुए और अपोजिशन के साथ मिलकर एक शख्स को मुंतखब कर लिया गया। अब इधर भी आप पार्टी को मजबूत कैसे कर सकते हैं कि जब पार्टी के अंदर धड़े बन जाएं? अगर आप वफाक की मिसाल देते हैं तो वफाक के अंदर इस वक्त जो जमात मौजूद है, इस जमात के बारे में ये बातें गर्दिश करती रहीं 2 से 2.5 साल कि इसके अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं। बातें सिर्फ होती रहीं, कोई सामने नहीं आया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये पीटीआई जो इतना तितर बितर होने का शिकार हुई है, ये 1 साल पहले जब आप कह रहे हैं कि बातें शुरू हुई थी, तब मंजर आम पे हम ख्याल ग्रुप क्यों नहीं आ रहे थे? जी देखिए, पिछले साल जून के अंदर मंजर आम पे आया था। लास्ट ईयर जून 2022 में हम ख्याल ग्रुप मंजर आम पे आया था। हमारे डिफरेंसेस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए थे और मेरा पोर्टफोलियो जून के महीने में लिफ्ट कर लिया गया। फिर 4 जून 2022 को पेशावर के अंदर के साथ हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी बैठी, जिसके अंदर हमें तसल्लियां दी गई, जिसके अंदर हमें इंक्लूसिव अप्रोच लेके आगे चलने की यकीन दहानी कराई गई। एक्स चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शंस हुई कि अब इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आप गवर्नमेंट चलाएं और गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक करें, डेवलपमेंट के मसाइल गिलगित बल्तिस्तान में ठीक करें और जो फंड्स की तरसील का मामला है उसके ऊपर जनाब आप ठीक करें चीजें। हमारे डिफरेंसेस वहीं से चले आ रहे थे। जब फेडरल के अंदर हमारी गवर्नमेंट चली गई तो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप का वफाक के साथ होना इंतहाई जरूरी है। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो मामलात हैं उनका बिल वास्ता ताल्लुक जो है वो वफाक की हुकूमत पे है। हमारा सिंगल लाइन बजट जो है वो डायरेक्टली वफाक से ग्रांट की शक्ल में आता है। सूबे के अंदर एक मुख्तलिफ गवर्नमेंट हो, वफाक में मुख्तलिफ गवर्नमेंट हो, वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, चीफ मिनिस्टर साहब अगर रोजाना की बुनियाद के ऊपर वफाक को ललकारते हों, तो इन बुनियादों के ऊपर हमें अपने इलाके के मसाइल का, हमें अपने इलाके की तरक्की का, अपने इलाके की माली मसाइल का, अपने इलाके की आवाम के मसाइल का हमें इदराक करना पड़ता है। तो अच्छा जावेद साहब, कितने इलेक्शन में आप उम्मीदवार हैं या किसको उम्मीदवार ला रहे हैं बतौर वजीर आला, और कितना कंपटीशन होगा? और देखिए, इस वक्त हम ख्याल ग्रुप है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और हम ख्याल ग्रुप के जो मुशावरत जारी है। हमारी कोशिश ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक कलेक्शन गवर्नमेंट तश्कील दी जाए ताकि फेडरल के अंदर इंगेजमेंट जितनी भी वफाकी जमातें यहाँ पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, हम एक सूबाई कंसेंसस के साथ फेडरल के साथ अपने जो ताल्लुकात है वो उस्तवार करें। अपने जो माली मसाइल है उनके सही हल के लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी काबीन अपना रोल प्ले कर सके। जहां तक बात है इस वक्त जो मजबूत है वो हम ख्याल ग्रुप है और इंशाल्लाह हम ख्याल ग्रुप हुकूमत की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करेंगे। कितने लोग हैं आपके साथ और फॉरवर्ड ब्लॉक में कितने? देखिए, हमारे पास जो है टोटल इस वक्त 33 की असेंबली है। एक्स चीफ मिनिस्टर साहब की नाहली के बाद 32 का हाउस है और 32 के हाउस में इंशाल्लाह मेजॉरिटी हम ख्याल ग्रुप के पास। अच्छा, बैनर कौन सा होगा? पीटीआई का हम ख्याल ग्रुप का? हम ख्याल ग्रुप। यानी आप पीटीआई का टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखें जी, जहां पे जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो सियासी जो टेम्परेचर हाई राइज के ऊपर है और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक छोटा सा सूबा है, इसके बहुत सारे उमूमी मसाइल हैं। तो वफाक के अंदर आपकी जो भी हुकूमतें हैं, दूसरे जो रियासती इदारे हैं, उन तमाम चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए तमाम जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं वो इस नुक्ते पे पहुंचे हैं कि हम जो है पीटीआई की जारहाना सियासत को, रियासती नैरेटिव को चैलेंज करने को जीबी जैसा छोटा सूबा जिसकी पसलियां बड़ी कमजोर हों वो शायद अब्जॉर्ब ना कर सके। तो आप कितने, मेरा सवाल फिर वही है
कंपटीशन होगा, आप 32 में से 22 वोट ले जाएंगे या 32 में से 17 वोट ले जाएंगे या 32 में से इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह 17-18 वोट हम ले जाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें पीडीएम के वोट भी शामिल होंगे जी। इसके अंदर पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारी मुशावरत का अमल जारी है, नून लीग की क़यादत के साथ भी मुशावरत का तसलसल इस वक्त जारी है। JUI के एक रुकन असम्बली है, उनकी पार्टी के साथ भी हम मुशावरत के सिलसिले में मुलाकातें जारी हैं। एक आज़ाद रुकन है, उनके साथ भी हमारी जो है वो गुफ्तगू जारी है। बिल्कुल इसी तरह जो हुकूमती इत्तेहाद था पुराना, उसके अंदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 3 मेंबरान हैं, उनके साथ, उनकी पूरी पार्टी के साथ मुशावरत में हमने रखा हुआ है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान IDP का एक रुकन असम्बली है, उनके साथ भी मुशावरत जारी है। तो अमूमी तौर पर यह कहा जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट के लिए तमाम सियासी अकाबरीन के साथ बैठा जा रहा है और कोशिश है कि हम तमाम अकाबरीन को साथ लेके एक मुस्तहकम हुकूमत बना पाए। अरे जावेद साहब, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो आज़ाद जीते थे और बाद में PTI में शामिल हुए आपके हम ख्याल ग्रुप में? क्योंकि अगर कानूनी तौर पे नज़ीर देखी जाए तो पंजाब के अंदर एक ऐसा मंजरनामा बना था जिसके बाद नाअहली देखने में आई थी, तो कैसे मुमकिन है कि आप तमाम लोगों के साथ मुशावरत करके बरसरे इक़्तिदार आ जाएं और नाअहली भी किसी को देखना न पड़े? देखें जी, इस हाउस के अंदर इस वक्त जो 2020 के इंतखाबात हुए थे, उसमें जो 24 डायरेक्ट नशिस्तें हैं असम्बली के, उसमें 7 उम्मीदवार जो थे वो आजाद हैसियत में रुकन असम्बली बने थे, जिनमें मैं भी शामिल था। मैं भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जीता था और हम 6 अरकान असम्बली ने जो है वो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। जहां तक आप बात डिफेक्शन क्लॉज की कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का जो लीगल फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018, चूंकि आइन का इतलाक जो है वो सूबे में नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर के अंदर डिफेक्शन क्लॉज जो की प्रोविजन उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक ओपन हाउस है, इसके अंदर मशावरत का अमल जो है वो जारी रखा जा सकता है। और अगर इसको दूसरे लेंस से भी अगर आप देखते हैं तो जो पहली PTI की हुकूमत थी, उसके अंदर जो है टोटल हमारे पास 21 अरकान शामिल थे। 21 में से अगर मेजॉरिटी एक ब्लॉक बना लेते हैं और अपना पार्लिमानी लीडर ले आते हैं, तो उस सूरत में मेरा नहीं ख्याल है कि आप उसको डिफेक्शन कह सकते। अच्छा, आपके स्पीकर जो हैं, स्पीकर GB, उनको बेचारों को असम्बली के अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया, पुलिस ने रोक लिया, क्या ये कोई अच्छी रवायत है? देखिए जी, इसकी हमने तमाम चैनल्स पे, तमाम फोरम्स के ऊपर, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने बल्कि पूरे मुल्क में सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने इसको फ्लोर ऑफ द हाउस उठाया, तमाम सियासी अकाबरीन ने, तमाम पार्लिमानी अकाबरीन ने इसकी मजम्मत की है। इसकी जी हम भी मजम्मत करते हैं और इसके ऊपर जी बाज़ाब्ता तौर पे जो काउंसिल ऑफ स्पीकर्स है उनको भी इस हवाले से मुतला किया जाएगा। अगर से इसके अंदर कुछ गलत फहमियां हैं, लेकिन जो भी हुआ, कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो मुकद्दम है और उनके साथ जो नाखुशगवार वाकया हुआ हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल, आप कहते हैं कि हमारा बराह रास्त ताल्लुक वफाक से होता है और वफाक से अगर ताल्लुकात ख़राब होंगे तो किस तरीके से उमूर चलाएंगे? अब वफाक के तो बाकी रह जाने के एक महीना का अरसा है, 1 महीने के अरसे में अगर पार्टी से ही अगर आप अपना वज़ीर आला बनवा लें तो सोच लें कि बाद में हो सकता है किसी और की हुकूमत आ जाए और मामला ठीक हो जाए। देखिए, आपकी बात इसमें ठीक है। मेरी वफाक की सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल फेटर्निटी के हवाले से मैंने वफाक का जुमला जो है नहीं किया था। फेडरल के अंदर बहुत बेहतर इंगेजमेंट रखना गिलगित बल्तिस्तान की हमेशा से जरूरत रही है, हमेशा से कमजोरी रही है। जितने भी सियासी अकाबरीन हैं उनको बिल्कुल, मैं इसको दूसरे राय में अगर इस तरह से कह सकूं कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का मकसद ये है कि उसमें तमाम जमातों के अरकान शामिल हों। अगर 1.5 महीने बाद दूसरी हुकूमत आती है तो इन्हीं पार्टीज में से किसी की आनी है, तो जिसकी भी आएगी वो हुकूमत का हिस्सा होगी। तो एक मकसद हमारा ये भी। चल, कोलिशन पार्टीज को मिला के हुकूमत बनाने का मकसद ये है कि तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी उसमें होती रहे और उमूर बेहतर तरीके से चलते रहे। बहुत शुक्रिया जावेद बनवा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी माशी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जिस तरह पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से खबरें आ रही हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सी पार्टी मजबूत होगी। जो अभी चेहरे वहाँ पर मौजूद हैं वो कब तक वहाँ पर होंगे, ये चेहरे अगर कहीं और जा रहे हैं तो कब तक वहाँ पर होंगे। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन चुका है, जो पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर बन चुका है, जितनी पार्टीज रजिस्टर्ड हो रही हैं, तकरीबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 132 के करीब पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। तो अगर यही निज़ाम सियासत पाकिस्तान के अंदर राइज पाना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है, हम मिसालें दो पार्टीज सिस्टम के ममालिक की देते हैं, लेकिन यहाँ हमारे अपने लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो किस तरीके से निज़ाम आगे बढ़ेगा? राना साहब, आने वाले दिनों में क्या कोई नई पार्टी देख रहे हैं? बिल्कुल, एक और नई सियासी जमात बन रही है और उस सियासी जमात में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान से कुछ लोग निकल के जाएंगे, कुछ तहरीक इंसाफ से निकल के जाएंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून से निकल के जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी से निकल के जाएंगे। इस तरह मिक्स चार्ज होगा ना, वो बनेगा, वो एक सियासी जमात बनेगी। वो सियासी पार्टी जो है वो भी कोशिश करेगी कि हम भी अपना पाकिस्तान के इक़्तिदार के अंदर हिस्सा ले लें, क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले इक़्तिदार में जो गेम खेली जा रही है उसमें कोई साबिक वज़ीर आज़म भी होंगे। मैं इसमें अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, वो तो उसमें होंगे। सही, वो तो उसमें होंगे, लाजमन होंगे, वो भी होंगे। उनकी वो बाहर वाली मुलाकात भी नाकाम है, वो कुछ नहीं है उसमें। उन्होंने क्लियर जो बात कह दी है वो कह दी है। वो जिसके साथ नहीं चलना चाहते, तो जिसका उन्होंने इशारा दिया है कि मैं जिसके साथ नहीं चलना चाहता, तो जिनसे मुलाकात करके आए वो तो लाइक ही नहीं करते किसी ऐसे शख्स को जो उनके साथ नहीं चलना नहीं चाहते। तो बड़ी क्लियर सी बात है, नई सियासी जमात बन रही है जी, और नई सियासी जमात बनेगी। मुझे जो आइंदा इलेक्शन में नज़र आ रहा है ना, उसमें मैं बहुत सी सियासी जमातों का बहुत सा हिस्सा देख रहा हूँ, ताकि कोई भी बाख्तियार तरीके से फुल फ्लैज जो जिसे कहते हैं ना, तो 2-2.5 अक्सरियत से वो इलेक्शन में आके अपना कुछ कर सके, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। या सर, इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है ना आज की सूरत हाल में, वो ऐसी नज़र आ रहा है। देखें, आप एक सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देना चाहते, एक सियासी जमात जो है उसको आप गिरफ़्तार करते हैं, दूसरी सियासी जमातों पर भी मुकदमा दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद नई सियासी जमातें हैं, हर नई सियासी जमात कहती है हम 5, 6, 7, 10 नशस्तें भी वो ले जाते हैं, तो 20 नशस्तें अगर वो 2 बड़ी सियासी जमातें ले जाती हैं जो नई बनी होती हैं, तो 20 नशस्तें बहुत नशस्तें। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त कोई तज्जिया कार, कोई सियासी बसीरत रखने वाला, कोई ज़ीरक शख्स ये कह सकता है कि अगली हुकूमत किसकी बनेगी? किसी की नहीं बनेगी अभी तक, तो मुझे तो ये लाग ही नहीं रहा कि अगली हुकूमत का वक्त आएगा। क्या पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे के हवाले से कोई पेशीन गोई कर सकता है? पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा इससे बुरा और क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, इससे बुरा आपने उन फिर वो मईशत दानों की गुफ्तगू मैंने सुनी, वो कहते हैं अभी कुछ नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ना, उनके मुताबिक उनके पास काफ़ी पैसे हैं, उनके पास उनके पास जो केसेस आते हैं वो बड़े बड़े लंबे चौड़े पैसे लेते हैं ना, उनकी फ़ीसें काफ़ी हैं, उनकी सैलरीज काफ़ी हैं, उनके बाकी मामलात काफ़ी हैं। लेकिन जो हालात अब हो गए हैं, मुझे एक बात बताएं, 100 रुपये वाला स्टाम्प आप कितने में ले रहे हैं? 300 रुपये वाला स्टाम्प आप कितने में ले रहे हैं? बयान हल्फी के लिए अब आपके पास पैसे नहीं होंगे। आपके पास मुझे कोई एक चीज़ बता दें जो सस्ती है, कोई एक। सिर्फ इतना चलता है टिकर टीवी पर कि जनाब फलां ब्रांड का नाम भी नहीं लिखा था, ब्रांड का नाम भी नहीं लिखा था, ब्रांड कौन सा ब्रांड है, उसका घी जो है वो 48 रुपये सस्ता हो गया, और आपने यूटिलिटी स्टोर पे जाके ले रहे हैं। और कौन खजर ख्वार हो यूटिलिटी स्टोर पे, कौन जाके उस लाइन में लगे? बड़े बड़े मार्ट्स के अंदर अब मौजूदा सूरत हाल क्या है ना, आप बड़े बड़े मार्ट्स के अंदर चला जाए, एक छोटा सा रैक है, आपको सैकड़ों रैक्स दिखाई देंगे, एक छोटा सा रैक है जिसके ऊपर लिखा होता है डीसी रेट। यहाँ पे डीसी रेट की चीज़ें, 4 दालों के पैकेट हैं, 4 चीनी के पैकेट हैं और 4 चावल के पैकेट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो और उस मार्ट के ऊपर भी उस तरह का तबका जाता ही नहीं। चले, मुझे एक बात बताएं, क्या डीसी रेट पे भी आप लोग खा सकते हैं खाना? डीसी रेट पे मिलने वाली चीज जो है, क्या वो मुफ्त मिल रही है? उसकी मायार, उसका मायार छोड़, अलग मामला है। मैं कह रहा हूं मायार को भी छोड़ दे, डीसी रेट पर मुझे 100 रुपए से सस्ती चीज दिखा दे, है कोई चीज? कोई एक चीज मुझे बता देना डीसी रेट पे, एक चीज बता दें, एक दाल पाकिस्तान की बता दें जो 100 रुपए से सस्ती है। एक नहीं है। मुझे चावल 100 रुपए से सस्ते बता दें, टोटा चावल जिसे हम कहते थे ना सबसे, वो मुझे 100 रुपये से सस्ता बता दें। मुझे शक्कर 100 रुपये से सस्ती बता दें। मुझे गुड़ 100 रुपये से सस्ता बता दें। मुझे कोई चीज़ तो बता देना डीसी रेट के मुताबिक जो आम आदमी खा सकता है। आप क्या बात करेंगे यासर साहब?
इससे ज़्यादा मुआशी बुरे हालात आने हैं, इससे ज़्यादा बुरे हालात हो सकते थे या इससे ज़्यादा बुरे हालात होंगे, ये मुझे बता दें ज़रा। टैक्स लग गए, बेइंतहा टैक्स लग गए, स्टाम्प तक हो गया, प्रॉपर्टी का कारोबार ज़ीरो हो गया। प्रॉपर्टी भाई, जब आपने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दिया, स्टाम्प महंगे कर दिए, एक रजिस्ट्री 3 लाख में होती है, अब वो रजिस्ट्री जाके होगी 11 लाख में या 6 लाख में, तो प्रॉपर्टी वाले वो प्रॉपर्टी से पैसे निकलेंगे ना, किसी और से नहीं निकलेंगे। गाड़ियों के टोकन आपने इतने महंगे कर दिए कि अब लोग गाड़ियां खरीदनी छोड़ देंगे, या फिर चोरी का रास्ता अपनाएंगे, या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे। उसके बाद आप आगे चले जाए। एजुकेशन आपने महंगी कर दी, इलाज आपने महंगा कर दिया, खाना आपने महंगा कर दिया, बिजली आपने महंगी कर दी, आप मुझे बताएं गैस आपने महंगी कर दी, पानी वो आपने महंगा कर दिया। तो है क्या सस्ता? कोई एक चीज मुझे बता दें जो सस्ती है। बारिश हो 6-6 दिन पानी नहीं निकलता, छतें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, मरने का कफन जो है वो महंगा है, अल्लाह माफ करे। ये तो आलम हो चुका है। लेकिन राणा साहब, वो जो अभी खदशात आ रहे हैं, अभी ये प्री मानसून सीज़न है, अभी मानसून सीज़न की जो बारिशें हैं, ग्लेशियर पिघलने के जो इतलात हैं, बग़ैर बताए इंडिया ने जो पानी छोड़ दिया है, जो दरिया सारा साल खुश थे वहाँ से बड़े रैले गुजर रहे हैं, ये जो खदशात हैं, इस खदशात से निमटने की तैयारी दिखाई देती? तैयारी तो होगी इनकी, तैयारी ये होगी, बड़े ज़िम्मेदारों की ज़मीनें बच जाएंगी और आम बेचारे छोटे ज़िम्मेदारों की ज़मीनों की तरफ तो पुल तोड़ दिए जाएंगे, खारे तोड़ दिए जाएंगे, पानी उस तरफ रवाना कर दिया जाएगा। ये तैयारी होगी कि सैलाब के नाम पर मिलने वाले फंड किसी को दे दिए जाएंगे। ये मैंने नहीं कहा, आपको पता है ना कौमी कायमा कमेटी में क्या बात हुई है कि सिंध के अंदर कितना फंड किसको गया है। मैंने नहीं कहा, ये नूर आलम खान साहब ने कहा। फिर इसी तरह होगा ना। मुझे एक बात बताएं कि आपका पिछला सैलाब आपको भी भूला नहीं, उसके बाद भी आपने कोई तैयारी की? आपने किसी जगह कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि पानी गुजर सके? हम डैम बनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हर इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठे थी, एक प्लेटफॉर्म पे थी। क्या आप कालाबाग डैम के लिए नहीं हो सकती? क्या डैम नए नहीं बन सकते? क्या नए डैमों पे काम नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान को बंजर या पाकिस्तान को तबाह करने से बेहतर नहीं है कि आप नए नए डैमों पे काम करें, नए डैम बनाएं, उस डैमों में ये पानी भेजें, आपको बिजली सस्ती मिले, आपकी बंजर ज़मीनें आबाद हों, आपके ऊपर सैलाब के ख़तरात ख़त्म हों। लेकिन हम तो बस इसी में लगे हुए हैं कि हमने किसको गिराना है, किसको उठाना है, हमने किसको तबाह करना है, किसको रखना है, हमने किसकी सियासत ख़त्म करनी है, किसकी सियासत को कायम रखना है, ये लगे हुए हैं यहाँ से। लेकिन राणा साहब, आप जिस शहर में हम बैठे हैं, लाहौर शहर में, पेरिस कहते हैं ना आप इसको, मुझे बताएं आज के दिन तक भी पानी निकले? आप उसमें इंतज़ामी नाअहली कितना देखते हैं और उसमें मौसमियाती तब्दीली का उनसर कितना देखते हैं? क्योंकि माजी के अंदर जो बारिशें हुई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रिकॉर्ड हुई 100 मिलीमीटर, 150, 200, अब तो 291 मिलीमीटर भी बारिश रिकॉर्ड हुई। दुरुस्त बात कह रहे हैं। आपको जब पता होता है कि आज रात इतने बज के इतने मिनट पर बारिश हो सकती है, 1 घंटा लेट हो जाए या 1 घंटा जल्दी हो जाए, तो उसके इंतज़ामात करने में आपको 1 हफ़्ता पहले पता है तो कितनी की दिक्कत होगी। मुझे एक बात बता दें, आपने अंडरपासों से पानी निकाल दिया, ओके जी, बहुत बारिश हुई, लक्ष्मी चौक से निकाल दिया, ओके जी। आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर से पानी निकला है? क्या कभी पहले सुना था आपने कि अस्पतालों के वार्डों में पानी जाता है? सुना था आपने? जनरल हॉस्पिटल के वार्ड्स के अंदर पानी आपने देखा? गंगाराम अस्पताल के वार्ड, भाई बड़ी बारिश हो गई। नहीं, मजमूई तौर पे ये तो फिर स्ट्रक्चर भी तब्दील करने की जरूरत है ना। एक स्ट्रक्चर इसको बर्दाश्त करने का सकत ही नहीं रखता। मुझे बताएं किसने करना है? मैंने करना है, आपने करना है, इस कैमरामैन ने करना है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने करना है, किसने करना है? भाई हम तो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स आप काट रहे हैं, हमसे जबरन आप हर चीज़ ले रहे हैं, आप उससे भी टैक्स ले रहे हैं बेचारा जो टैक्स देने के काबिल नहीं है। तो ये सड़कें, ये बड़े नाले, ये सीवरेज का इंतज़ाम तो गवर्नमेंट का काम होता है, आपका मेरा काम नहीं है, ये उनका काम है। जब उन्हें पता है कि मानसून आ रही है, प्री मानसून आ रही है, हर साल आनी है, तो किसने इंतज़ाम करना था भाई? इन्हीं लोगों ने करना था ना यासर साहब। तो फिर क्यों नहीं किया?
अरबों रुपए के फंड्स जो लगते हैं, किधर लगते हैं? आज क्या हुआ है आपको पता? पीकर रोड पे 20 फुट गहरा बन गया। ये जोहर टाउन में 25 फुट गहरा गहरा बन गया। आज ये तीसरी बार ही है। मुझे बताएं, इस सड़क के ठेकेदार को जेल में होना चाहिए कि नहीं? इन दोनों सड़कों के ठेकेदार को कहां पे होना चाहिए था? जेलों के अंदर। और ये सारी नई तामीरात हैं, पुरानी नहीं। जी पुरानी नहीं, नई तामीरात। इसके पैसे वसूल करने चाहिए थे। इन लोगों को रगड़ा लगाना चाहिए था। जहां पर पानी खड़ा हुआ, जहां से पाइप ने पानी नहीं गुजरने दिया, जहां पे निकास का बंदोबस्त नहीं हुआ, और जिन लोगों ने पैसे लिए थे, आपने अरबों रुपए लगा के नए आपने अंडरपास बना दिए। तो क्या उन अरबों रुपए में चंद करोड़ों से वहां पानी के निकास का इंतजाम नहीं था? अगर था तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर कोई तो जिम्मेदार। आपको इतना तो मालूम था ना कि बारिशें आने वाली हैं, आपको इतना भी मालूम था कि इस प्रोजेक्ट को खोल रहे हैं तो उसके असरात क्या पड़ेंगे। ये तो उसकी देरपा मुद्दत की ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इसकी कारकर्दगी कितनी रहेगी। बस आप ये, मैंने तो आपसे सिंपल सी बात की है कि ये आलम है। क्या उस सड़क के ठेकेदार, 2 सड़कों का मैंने हवाला दिया, पकड़े गए? क्या उनको पूछा गया? उनको NOC देने वालों को पकड़ा गया? उनको पैसे पेमेंट करने वालों को पकड़ा गया? उनको ठेका देने के बाद उनसे कमीशन लेने वालों को पकड़ा गया? वहां पर लगने वाले मटेरियल को ओके करने वालों को पकड़ा गया? नहीं ना पकड़ा गया। तो फिर इसका मतलब है सब इसमें शामिल। साहब हम मिसालें देते हैं दूसरे ममालिक की, ये तो भी भाई पैसे, मैं अपने इस मुल्क में रहता हूं, मैं लंदन में नहीं रह रहा, मैं पेरिस में नहीं रह रहा, मैं जिस जगह रह रहा हूं मुझे तो इसी की बात करनी है। मैं वही बात कर रहा हूं ना, यानी ये तो अभी सिर्फ बारिशें हैं, सिर्फ बारिशें हैं, और बारिशों की वजह से सख्त निकासी आपकी कितनी है वो हमें दिखाई दे रही है। उधर टर्की के अंदर जब जलजला आया था तो जलजला आने के बाद जो इमारतें गिरी थीं उनके ठेकेदारों को पकड़ा गया, उनसे एहतसाब का अमल शुरू किया गया, और वहाँ पे एक ठेकेदार ऐसा मंजर-ए-आम पे आया जिसने तकरीबन 70 के करीब बड़ी इमारतें बनाई थीं और उसको अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि वो कुदरती आफत है और कुदरती आफत के आगे किसी का बस नहीं है। वो मटीरियल कितना सख्त जान हो, क्या पता कि ज़मीन कितना हिलेगी और हिला देगी, लेकिन वहाँ पर तब भी पकड़ हुई। तो हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ कमीशन लेने वाले, हमारे यहाँ NOC देने वाले, हमारे यहाँ पेमेंट लेने जब जाएं तो 10% काटने वाले, ठेका लेने जब जाएं तो 15% काटने वाले, ठेका जब दिया जाता है तो फर्म को किस तरीके से ओके किया जाता है, ये सब करने वाले जो थे उन्होंने अपना अपना हिस्सा लिया हुआ है। वो क्यों पकड़ेंगे? बल्कि वो कोशिश करेंगे ये जो सड़क तबाह हुई है ये दोबारा ठेका उसी ठेकेदार को दे दें ताकि मज़ीद पैसे उसे भी मिले, हमें भी मिले। राना साहब इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये मुआशी सियासी मंजर है। साबिक गवर्नर रफ़ीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रफ़ीक रजवाना साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। रफ़ीक रजवाना साहब, हमने तवील गुफ्तगू की है पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम के ऊपर, सियासी निज़ाम के ऊपर। बात का आगाज़ फिर से सियासी निज़ाम से कर लेते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है जिसके अंदर ये नहीं पता कि पार्टी कौन सी मजबूत है और कितना अरसा रहेगी, ये जो निज़ाम सियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पनप रहा है, इसके असरात मुस्तकबिल के ऊपर क्या देख रहे हैं? देखिए जी, कोई भी सियासत अगर पाकिस्तान या किसी मुल्क के हकीकी चीजों के खिलाफ होगी तो वो ना मुल्क चल सकता है ना मुल्क की सियासत चल सकती है। ठीक है जी। तो जितने भी तजर्बात अब तक हो चुके हैं पाकिस्तान में सियासत के, उनसे सियासतदानों का फर्ज है कि सबक हासिल करें। सबक हासिल नहीं करेंगे तो फिर बेचारी अवाम हमेशा पिसती रहेगी। ये मैं एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक है, मैं उसका वर्कर हूँ, इस वजह से नहीं। तो अब ये तबसरे भी होते हैं, टीवी चैनल पे प्रोग्राम भी होते हैं, तो क्या इसका जो मैसेज हम लोगों को देते हैं उसका मैसेज जो है वो कुछ तो होना चाहिए ना। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के साथ चलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के साथ नहीं चलती तो फिर पाकिस्तान की सियासत का क्या फायदा? मुल्क के साथ नहीं चलती तो उसका क्या फायदा? तो रफ़ीक रजवाना साहब, आपने इंकशाफ किया था कि बल्कि बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब 14 अगस्त को आ रहे हैं, क्या ये कन्फर्म तारीख है या इसमें कमी पेशी हो सकती है? इंकशाफ किया था, नहीं मैंने कभी बताया था कि 14 अगस्त को आ रहे हैं।
एक तो पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि मियां नवाज शरीफ मैंने टिकर भरा था, इसलिए चले आप बता दें मियां साहब आ कब रहे हैं? टिकर से बात यह कि मैं मियां देखें ना, मेरी बात सुने, मियां साहब ने अपने हालात के मुताबिक उन्होंने अपनी मशावरत जारी रखी हुई, इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में वो आएंगे। तो इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको इस साल? जी बिल्कुल, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, वाई नॉट। रफीक क्या आ रहे हैं वाजे हैं। तो रजवाना साहब, अगर मियां साहब वापस अभी तक नहीं आए, उसकी वजूहात क्या दिखाई देती? देखिए जी, ये एक मैं गुजारिश करूं जी जी कि मैं रात भी किसी चैनल पे या आपके 92 पे था, मैं अगर मगर मफरूजा इन चीजों को एक तरफ करते, ठीक, इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। और ये जो चैनल्स पे, टॉक शो पे मफरूजों पे गुफ्तगू होती है, उससे जो आपके व्यूअर्स हैं ना, उन पे बड़ा हिजान पैदा होता है। एक चीज का वजूद ही नहीं है, तो उसको हम मफरूजों पे अगर ले जाएंगे, मेरी एक बड़ी एक राय है, इसको नाक़िस इसलिए नहीं कहूँगा, ये नाक़िस है ही नहीं, अच्छी राय है कि अगर हम मफरूजों पे बात करेंगे तो फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी अवाम है, हमेशा कंफ्यूज रहेगी। हक़ाइक़ की बात करें और हक़ाइक़ के मुताबिक आगे चलें। सिर्फ इतना बता दें, हम हक़ाइक़ पे पूछना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, आपकी हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, मियाँ साहब की मशावरत होती है, फिर मियाँ साहब को आने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? सिर्फ चलेंगे ये बता दें, हम मफरूज़े पे नहीं जाते। सबसे पहले मैं आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं कि हमारी हुकूमत नहीं है, हुकूमत मखलूत है। अच्छा, तमाम PDM की जमातों की, ठीक है ना जी। ये एक परसेप्शन जो है ना, इसको दुरुस्त करें मीडिया पे कि यही तासुब देते हैं कि PMLN की हुकूमत है। कहाँ है PMLN की? कहाँ है? ये तो मखलूत हुकूमत है जी, प्लीज। और दूसरी बात यह, मियाँ साहब जब आएंगे तो सारों को पता चल जाएगा, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। कानूनी तकाजे वो अपने उसके मुताबिक कर रहे हैं मशावरत, तो इंशाल्लाह ठीक होगा। कानूनी तकाज़ों के बारे में मुशावरत इस वक्त हो रही है, मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो मियां शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।